हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में 5 अगस्त 2017 को एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में जनरल इंग्लिश सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन और उनके आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। मैं डेली बेसिस पे जो है एग्ज़ाम चल रहा है अभी एसएससी सीजीएल का 24 अगस्त तक चलेगा। उसके डेली बेसिस पे आपको हर शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस भी सेक्शन में, चाहे वो मैथमेटिक्स सेक्शन हो, इंग्लिश सेक्शन हो, रीजनिंग हो या जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो, मैं सारे सेक्शन इसमें कवर करूंगा। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये सिनोनिम से पूछा गया था कि फाइंड द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 सिनोनिम पूछे गए थे। पहला था ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट का सिनोनिम क्या होगा, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्युलेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्युलेंट का मतलब होता है समृद्ध, धनी, या बोलना चाहिए धनवान या भव्य, विशाल, है ना। भव्य का मीन्स जो दिखावा करता है उस टाइप का भव्य, ये ऑप्युलेंट का मतलब होता है। तो इसका आंसर होगा ग्रैंडियोस। ओके, ये इसका आंसर होगा। इसका भी सेम मीनिंग होता है, धनवान मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट आया था ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मीनिंग क्या होता है? ग्रोटेस्क मतलब होता है विचित्र। कोई भी मतलब एक अद्भुत तो नहीं बोल सकते, एक विचित्र विकृत टाइप का कोई भी चीज़ है उसको हम बोलते हैं ग्रोटेस्क। ओके, तो इसका आंसर था डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मीन भी विकृत होता है या अजीब या विचित्र होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एंटोनिम इसमें पूछा गया था अर्क। अर्क मीन्स होता है गुस्सा दिलाना या किसी को थकाना, परेशान करना, इस टाइप का इसका ये मीनिंग होता है, नेगेटिव टाइप मीनिंग होता है। तो इसका आंसर था जैसे ये देख लीजिए आप इंग्लिश में, इरिटेट, एनॉय, चीयरफुल, इस टाइप का। ओके, मजाक कर रहा है या कोई आपको परेशान कर रहा है तो ये अर्क का मतलब होता है। और जेनियल, इसका जो एंटोनिम होगा, विरोधी शब्द होगा, वो होगा जेनियन। जेनियल मीन्स होता है मिलनसार या खुश रखने वाला, हंसमुख, इस टाइप का इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है अपेक्स। अपेक्स मीन्स होता है द टॉप और हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी शीर्ष बिंदु बोल सकते हैं या सर्वोच्च। जैसे कोई एक बॉडी है, तो जैसे हम कुछ बैंक की बॉडी होती है तो सबसे ऊंची जो सबसे मेन बॉडी होती है, सब टॉप पे बॉडी होती है, मेन होती है, उसको हम अपेक्स बॉडी बोलते हैं। ओके, तो इसका जो विरोधी होगा वो हो जाएगा बेस, मतलब आधार, नींव या तल, जो कुछ भी होता है वो हो जाएगा। अपेक्स मीन्स होता है हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब टॉप, शीर्ष बिंदु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उनको मैथ्स के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं अभी इस पर, तो मेरे चैनल पर, तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जब आप क्लिक करेंगे और वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी मेरे वीडियोस की। ओके, या फिर आप यूट्यूब पर जाकर ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करेंगे तो भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने उसमें मैथ्स के एक पूरी सीरीज़ बनाई है 500 क्वेश्चन की, वो आप ज़रूर देख लें, और साइंस की भी एक सीरीज़ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो 4 इसमें स्पेलिंग दी गई है, NEEIC, सेकंड दी गई है NEIC, उसके बाद दी गई NIEC और फोर्थ दी गई है NIEI। यहाँ पर ये सारे ए लिख दिए हैं, तो ये AB, ये C और ये D होगा। तो इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, NIEC, है ना, नीस। इसका मतलब होता है या भतीजा या भांजा, भांजी, है ना, ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो इसमें से इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें भी मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है, ये ABCD है। ओके, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ इसका आंसर देंगे तो इसका आंसर होगा डिक्शनरी। ठीक है ना, डिक्शनरी। तो DICTIONARY, ये जो डिक्शनरी है उसका सही मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। Some parts of the sentences have error and some are correct. Find out which part of the sentence has an error. इसमें एक पूरा सेंटेंस दिया गया है तो उसमें बताना है कि किस पार्ट में कौन सी उसमें एरर है। तो देखते हैं। Neither of them were able to complete the work. इसका मतलब होता है उनमें से कोई भी काम पूरा करने में सक्षम नहीं है। जो लोग हैं उनमें से कोई भी काम पूरा करने में सक्षम नहीं, तो इसमें इसके कौन से पार्ट में एरर है ये उसमें पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया है कि नाइदर ऑफ देम, जहाँ पर ये नाइदर यूज़ होता है, नाइदर और यूज़ नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ नाइदर यूज़ हुआ है, हम देख रहे हैं, और यहाँ पे कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, तो इसको हम सिंगुलर के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, इसको हम प्लूरल नहीं मानेंगे। तो जब ये सिंगुलर है नाइदर ऑफ,
ठीक है, नाइदर ऑफ देम, तो यहाँ पर वर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर होगी वॉज, है ना, यहाँ वॉज यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज़ मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, इसका मतलब होता है कोई भी जैसे हम इसमें बोल सकते हैं कि वो ऐसा पर्सन जो जिसके ऊपर कोई भी ब्लेम डाल दिया गया, मतलब किसी को हम बलि का बकरा बना देते हैं ना, कि मतलब किसी ने कुछ किया, हमने किसी और के ऊपर उसका ब्लेम डाल दिया, है ना, कि इसने किया, तो बलि का बकरा बना दिया। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है स्कैप गोट, मतलब बलि का बकरा। और यदि हम इसमें ING लगा देंगे, इसको स्कैप गोटिंग कर देंगे, तो स्कैप गोटिंग कर देंगे तो इसका मतलब होता है बलि का बकरा, है ना, बलि का बकरा बनाना, है ना, इसका मतलब होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब जिसको हम करेक्ट ना कर पाएँ तो उसको क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ को हम सुधार ना कर पाएँ, है ना, जो सुधार योग्य ना हो उसको बोलते हैं इनकरेजिबल, जो कि कोई भी उसमें सुधार हम ना कर सकें तो उसको बोलते हैं इनकरेजिबल। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन आया था, जो पहला देखा था वो स्कैप और ये सेकंड इनकरेजिबल। आगे देखते हैं। शॉर्ट स्पीच अ पोएम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और बुक, एक लास्ट में जो कोई भी प्ले हम देखते हैं या कोई भी बुक नोवेल उठाते हैं, उसके लास्ट में एक छोटी सी स्पीच लिखी होती है, एक पेज में या थोड़ा सा एक पैराग्राफ में एक स्पीच लिखी होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एपिलॉग। एपिलॉग मीन्स होता है हिंदी में हम इसको बोलें शुद्ध हिंदी में तो उपसंहार, जो हम बचपन में लिखते थे उपसंहार, एपिलॉग, उसमें मतलब एक प्रकार का सार होता है पूरी बुक का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इडियम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टीथिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, टीथिंग प्रॉब्लम, तो इसका मतलब क्या होता है। टीथिंग प्रॉब्लम जो है इडियम इसलिए यूज़ किया जाता है, जैसे कोई भी नया काम करने के पहले जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है ना, उसको टीथिंग प्रॉब्लम बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स दैट अकर इन द अर्ली स्टेज ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। मान लीजिए हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं शुरुआत करने के पहले, तो उसको बोला जाता है टीथिंग प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम पूछा गया है टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर मतलब एक मतलब बोलना चाहिए जो गरीबी या भुखमरी है उससे खुद को बचाना, कोई भी चीज़ से खुद को दूर रखना, है ना। तो ये इस इडियम का मतलब होता है टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। तो हमारा आंसर क्या होगा, टू मेंटेन वन सेल्फ एट अ मिनिमल लेवल, टू कीप फ्रॉम स्टार्विंग या फ्रीजिंग। स्टार्विंग मीन्स होता है भुखमरी या भुखमरी से मरना, भूख से मरना, इस टाइप से इसका मीनिंग होता है। तो इससे दूर रखना इसका मीनिंग है इडियम का। तो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कीप द बॉल रोलिंग, मतलब किसी भी काम को कंटिन्यू रखना या जारी रखना। इसका सीधा सिंपल मतलब होता है ये, क्योंकि एसएससी में कई बार ये वाला क्वेश्चन ये वाला इडियम पूछा जा चुका है, टू कीप द बॉल रोलिंग मतलब कि किसी भी काम को कंटिन्यू रखना या जारी रखना। कोई भी आप यदि काम कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखना, इसका मतलब होता है इंग्लिश में देखेंगे तो टू कॉज समथिंग दैट इज इन प्रोग्रेस टू कंटिन्यू, है ना। किसी भी काम को रोकना नहीं, उसको कंटिन्यू रखना। आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपनी बातचीत को जारी रखना, कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं तो उसको जारी रखना। यदि आप इडियम फ्रेज के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो मैं उसके लिए वीडियो आपके लिए बना दूंगा, और आपको वीडियो कैसा लगा वो आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखते हैं हम। सुकरात हैड मैनी डिसिपल्स एंड द मोस्ट ग्रेट ऑफ देम वॉज प्लेटो। इसका हिंदी में मीनिंग होता है सुकरात के कई शिष्य थे, है ना। सुकरात हैड मैनी डिसिपल्स एंड द मोस्ट ग्रेट ऑफ देम वॉज प्लेटो। उनमें से सबसे महान कौन था, वो था प्लेटो था। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे। और ये भी जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुकरात के शिष्य कौन थे, तो वो कौन थे, प्लेटो। या प्लेटो किसके शिष्य थे, वो सुकरात के थे। तो इसमें बोला गया है कि सुकरात के कई शिष्य थे, उनमें सबसे महान प्लेटो था। तो इसमें हमको ये बताना है कि यहाँ पर गलती किस पार्ट में है। ओके, इसमें गलती बताना है कि किस पार्ट में है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ द मोस्ट ग्रेट। आपको पढ़ने में भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया, है ना। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी गलती है कि यहाँ पर मोस्ट ग्रेट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने दा का यूज़ किया है। ओके, और दा को जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द ग्रेटर, द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट और नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर बी कर देते हैं, BCD। तो ऑप्शन नंबर बी द ग्रेटेस्ट हमारा इसमें आंसर होगा।
ठीक है, तो इसका हमारा जो मीनिंग है वो सही निकलेगा कि सुकरात एक ही शिष्य थे, उनमें सबसे महान प्लेटो थे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या आप एसएससी सीजीएल या किसी भी एग्जाम के कोई भी वीडियोस चाहते हैं या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।